हेलो फ्रेंड्स, मैं जामस बेटावा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 12 की मैथ की प्रश्नावली 1.1 से जुड़ी हुई सभी कॉन्सेप्ट। हालांकि कॉन्सेप्ट करने के बाद क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है संबंध और फलन के बारे में। संबंध का अपना एक अलग चैप्टर है, फलन का अपना एक अलग चैप्टर है। तो शुरुआत हमें संबंध से करनी है। आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होता होगा कि क्लास 11 में भी हमने संबंध के बारे में बखूबी बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, तो क्लास 12 में हमें संबंध पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। तो चलिए इसका सवाल का जवाब हम दे रहे हैं। ओके, सबसे पहले क्लास 11 में हमने जिन संबंधों के बारे में पढ़ा है वह दो समुच्चयों के बीच आपसी संबंधों के बारे में पढ़ा है। तो क्लास 12 में हम लोग पढ़ने के वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं एक ही समुच्चयों की प्रत्येक अवयव के बीच आपसी संबंध के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक ही समुच्चयों के प्रत्येक अवयवों के बीच आपसी संबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो वो हमारा 3 प्रकार के होते हैं। स्वतुल्य संबंध, जिसे हम लोग इंग्लिश में सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध। यदि कोई समुच्चय इन तीनों संबंधों को फॉलो करता है, यानी कि कोई समुच्चय यदि हमारा स्वतुल्य संबंध है, सम्मित संबंध है और संक्रामक संबंध है, तो वह समुच्चय तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक है ना, हम कह सकते हैं कि वो समुच्चय तुल्यता संबंध को परिभाषित करता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं तीनों संबंध के बारे में। सबसे पहले हमारा संबंध है स्वतुल्य संबंध। पहला जो हमारा संबंध है वो हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ के रहे हैं कक्षा 12 की, ये तो जान लें, कक्षा यह अब 12 की मैथ, और मैथ में कौन सा, चैप्टर 1। चैप्टर 1, ठीक है ना। सबसे पहले हम देख रहे हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध के बारे में हम लोग देख रहे हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। मैंने क्या कहा, अब यह स्वतुल्य संबंध क्या कहलाता है। यदि दिए गए समुच्चय के प्रत्येक अवयव खुद से, यानी कि दिए गए समुच्चय का प्रत्येक अवयव का संबंध अगर खुद से है, तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग स्वतुल्य संबंध कहते हैं। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ और लिखने का तरीका क्या होता है उसको भी हम लोग यहीं से देखते हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। यदि समुच्चय के प्रत्येक अवयव का, यदि समुच्चय के प्रत्येक अवयव में लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा, प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयव का खुद से संबंध हो, संबंध हो, प्रत्येक अवयव का खुद से संबंध हो, तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग स्वतुल्य संबंध कहते हैं। तो इस प्रकार के संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाते हैं। स्वतुल्य संबंध कहलाते हैं। डेफिनेशन आप लोग बहुत अच्छे से, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको याद करने के लिए मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा लग रही है। चलिए हम एक एग्जाम्पल के थोड़ा इसको समझते हैं, फिर इसको लिखने का तरीका क्या होता है इसको हम देखेंगे। जैसे यदि आपके पास कोई एक समुच्चय है ए, जिसके अवयव हैं 1, 2, 3, और इसके बीच में आपका एक संबंध दिया गया है आर, जो आपका कुछ इस प्रकार है। 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से है, और फिर 1 का संबंध 2 से है, और फिर 2 का संबंध 3 से है। और आपसे पूछेगा क्या यह संबंध आपका स्वतुल्य संबंध है। तो वास्तव में सबसे पहले देखिए समुच्चय में कितने अवयव हैं, 1 अवयव, 2 और 1, 3 अवयव हैं। कौन कौन से हैं, 1, 2, 3 है। तो क्या देखिए आप सबसे पहले 1 का संबंध 1 में है क्या, दिए गए आपका संबंध में देखिए 1 का संबंध 1 से है क्या, 2 का संबंध 2 से है क्या, 3 का संबंध 3 से है क्या। तो 1 का संबंध 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है। बाकी आगे हमें और कुछ जांच नहीं करनी है,
प्रत्येक अवयव का संबंध अगर प्रत्येक से मिल रहा है तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग स्वतुल्य संबंध कहते हैं। ठीक है ना, तो यह आपका स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। ठीक है ना। अगर डेफिनेशन मैं आपसे कहना चाहूँ कि डेफिनेशन किस प्रकार की लिखा जाता है गणितज्ञ भाषा में, डेफिनेशन किस भाषा में, गणित की भाषा में इसका डेफिनेशन किस प्रकार का लिखा जाता है, तो वह होगा आपका यदि ए का संबंध अगर ए से है, ठीक है ना, और बिलोंग ये इसका मतलब है ए का संबंध अगर ए से है तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग कहते हैं, यानी कि खुद का संबंध खुद से है तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग स्वतुल्य संबंध कहते हैं, जहाँ ए किसका अवयव है, ए का अवयव होना चाहिए। यानी कि अगर ए की जगह पर हम एक रखेंगे तो एक का संबंध ए से होना चाहिए, दो रखेंगे तो दो का संबंध दो से, तीन रखेंगे तो तीन का संबंध तीन से होना चाहिए। इस प्रकार के संबंध को हम लोग स्वतुल्य संबंध कहते हैं। अब हम चलते हैं दूसरा देखने, सम्मित संबंध, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरा चलते हैं सममित संबंध। सम्मित संबंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है ना, मैं डेफिनेशन भी बता देता हूँ और लिखवा भी देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये परिभाषा क्या होगा, यदि किसी समुच्चय के एक अवयव का संबंध दूसरे अवयव से है और तो और दूसरे अवयव का भी संबंध पहले अवयव से हो गया, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि यह हमारा संबंध सम्मित संबंध है। ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा, यदि किसी समुच्चय में एक अवयव का संबंध दूसरे से है और दूसरे अवयव का संबंध पहले से है तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग कहते हैं कि यह हमारा संबंध सम्मित संबंध यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, मैं डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ। यदि एक अवयव का संबंध दूसरे से है यदि किसी समुच्चय के एक अवयव का संबंध दूसरे अवयव से हो तथा दूसरे का संबंध पहले से हो, तो इस प्रकार के संबंध को सम्मित संबंध कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना देना चाहता हूँ। यदि एक समुच्चय ए है जिसके अवयव हैं ए, बी और सी, ठीक है ना, और इसके बीच में कुछ संबंध आपका इस प्रकार है कि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध ए से है और ए का संबंध अगर सी से है, ठीक है ना, तो आपको ये देखना है कि ए का संबंध सी से है और सी का संबंध इसमें ए से है। ठीक है ना, तो आप बताइए कि दिए गए संबंध के अनुसार क्या यह सम्मित संबंध होगा। मैंने आपसे क्या कहा कि ए का संबंध अगर बी से हो तो बी का संबंध ए से होना चाहिए, एक अवयव का संबंध दूसरे से है तो दूसरे अवयव का संबंध पहले से होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ए का संबंध बी से है और बी का संबंध ए से है, ये दोनों सही हो गए, सम्मित हो गए। यहाँ देखिए ए का संबंध सी से है तो सी का संबंध भी ए से है, इसका मतलब ये भी सही हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह संबंध हमारा सम्मित संबंध यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है ना, तो यह आपका सम्मित संबंध हो गया। ठीक है ना, अगर आपका डेफिनेशन लिखना होगा तो डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, यदि ऐसे लिखना है डेफिनेशन मैथमेटिकल टर्म में, यदि ए का संबंध बी से है, या तो आप ऐसे लिखिए ए का संबंध बी से है तब बी का संबंध ए से होना चाहिए, जहाँ पर ए और बी किसके अवयव हैं, दिए गए समुच्चय की अवयव हैं। ठीक है ना, बिल्कुल है।
दो ही। ओके, या अगर आप लिखना चाहें एक और तरीके से है कि ए का संबंध अगर बी से है और ये, ठीक है ना, तब बी का संबंध भी ए से होना चाहिए। यदि है तो हम कहेंगे कि यह संबंध हमारा सम्मिश्र संबंध है। बस ऐसे आपको डेफिनेशन में या तो इसको लेकर चलना है या इसको लेकर चलना है। मैं दोनों में से किसी को भी लेकर चल सकता हूँ, तो मैं ज़्यादा ये वाला लेकर चलूँगा। और जहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ, जहाँ ए और बी किसी बिलोंग्स टू ए के ही अवयव होने चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल है। अब हम तीसरे चलते हैं संक्रामक संबंध के बारे में कि यह संक्रामक संबंध क्या होता है। तीसरा है आपका संक्रामक संबंध। ध्यान से समझिएगा संक्रामक, क्योंकि यह बहुत ही जरूरी है। संक्रामक संबंध को इंग्लिश में ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है ना। ये संक्रामक संबंध क्या होते हैं? यदि किसी समुच्चय में उपस्थित दो या दो से अधिक या तीन हो, तीन से अधिक हो, हमें उसे कुछ नहीं करना हो, कम से कम तीन होना चाहिए, या कम से कम एक ही समुच्चय, यानी किसी समुच्चय में या तो तीन या तीन से अधिक अवयव हो या फिर एक ही अवयव हो या दो अवयव हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं है। यदि तीन अवयव कुछ इस प्रकार हैं कि ए का संबंध बी से है, यानी मान लीजिए किसी समुच्चय में तीन अवयव हैं, ए बी और सी है, ठीक है ना, तीन से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन मैं तीन को लेकर चल रहा हूँ। तो यदि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है, इस कंडीशन में यदि ए का संबंध सी से हो जाता है तो हम कहते हैं इस प्रकार के संबंध को कि यह हमारा संक्रामक संबंध है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैथमेटिकल टर्म में। यदि किसी समुच्चय के तीन अवयव इस प्रकार हैं, यदि किसी समुच्चय के तीन अवयव इस प्रकार हैं, तीन अवयव मान लीजिए हम ए बी सी लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना, ए बी व सी इस प्रकार हैं कि किस प्रकार है, ए का संबंध किससे है, बी से है, तथा बी का संबंध किससे है, सी से है। यहाँ देखिए बी पर ख़त्म हुआ है, यहाँ बी से शुरू हुआ है, बी पे ख़त्म हुआ है, बी से शुरू हुआ है, ठीक है ना, ए का संबंध बी से तथा बी का संबंध सी से है। तब यदि ए का संबंध अगर सी से हो जाए तो यह संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। यह संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। ठीक है ना, याद रखिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर बता रहा हूँ, फिर उसको डेफिनेशन में हम लोग को कैसे लिखना है मैथमेटिकल टर्म में आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे यहाँ देखिए एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1, 2 और 3 और इसके बीच में संबंध कुछ इस प्रकार है, R = कैसा है, एक का संबंध एक से है, दो का संबंध दो से है, तीन का संबंध तीन से है, और फिर 1 का संबंध दो से है, और फिर दो का संबंध 1 से है। ठीक है ना, तो आपको ये बताना है कि आपका ये संक्रामक संबंध है या नहीं है। और इसके बीच में संबंध कुछ इस प्रकार है, इसी अवयव के बीच में एक संबंध ये है और एक संबंध ये है, कैसा है, 1 का संबंध 1 से है और फिर 2 का संबंध 3 से है, आपको ये देखना है। ठीक है ना, और एक आपका ये है 2 देखना है ना, एक आपका और ले रहे हैं हम लोग। यदि मान लीजिए 2 का संबंध 5 से है, 5 तो इसमें है ना, 2 का संबंध 3 से है और यहाँ पर 3 का संबंध किससे है, 1 से है। ठीक है ना, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 2 का संबंध 3 से है और 3 का संबंध 1 से है, और एक और है 1 का संबंध 1 से है। अच्छा, सबसे पहले देखिए हमने एक समुच्चय लिया E जिसके अवयव 1, 2, 3 है
और इसके बीच में 3 संबंध दिया गया है और आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा संबंध संक्रामक संबंध होगा। तो संक्रामक संबंध के लिए मैंने क्या बताया है कि ए का संबंध अगर बी से है, फिर बी से शुरू होने वाला आप अवयव देखिए, बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध अगर सी से हो रहा है तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि यह हमारा संक्रामक संबंध है। ठीक है ना। यहाँ देखिए, सबसे पहले ये बात है कि आप सबसे पहले संक्रामक संबंध में स्वतुल्य संबंध जो भी होगा उसको छांट दीजिएगा और बाकी के लिए चेक कीजिएगा। कैसे? यहाँ देखिए, एक का संबंध एक से है, ठीक है ना, दो का संबंध दो से है, तीन का संबंध तीन से है, यह आपका संक्रामक संबंध है। ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक का संबंध एक से है, फिर एक से शुरू होने वाला कोई अवयव है क्या? यहाँ है, तो एक का संबंध दो से है, तो फिर इस पहले वाला का संबंध दो से होना चाहिए, है क्या? यही आ जाएगा। ठीक है ना। इसलिए संक्रामक में और सम्मित में अगर जांच करनी हो तो सबसे पहले स्वतुल्य वाले जितने भी अवयव हैं उसको छांटकर बाकी वाले अवयव के लिए जांच करना होता है। तो यहाँ देखिए, ये भी स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य, इसको छांट दीजिए और देखिए क्या यह संक्रामक है क्या? 1 का संबंध 2 से है, फिर 2 से शुरू होने वाला कोई अवयव है क्या? ये है, इसको छोड़ देना है। तो ए का संबंध ए से होना चाहिए, है क्या? 1 का संबंध 1 से है ना यहाँ पर, तो यह आपका संक्रामक संबंध हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए, 1 का संबंध 1 से है, फिर 1 से शुरू होने वाला कोई अवयव है क्या? नहीं है। अगर 1 से शुरू होने वाला कोई अवयव नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में भी यह संक्रामक संबंध होता है। याद रखिएगा, एक तो पहली है कि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध सी से होना चाहिए संक्रामक के लिए। दूसरी बात, यदि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध किसी से है ही नहीं तो उस कंडीशन में भी यह संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। तो इस कंडीशन में देखिए, 1 का संबंध 1 से है, फिर 1 से शुरू होने वाला कोई अवयव है ही नहीं, तो इस कंडीशन में भी यह संक्रामक संबंध हो जाएगा। यहाँ देखिए, 2 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध फिर 3 से शुरू होने वाला कोई अवयव ये है, 3 का संबंध 1 से है, तो इन दोनों को छोड़ देना है। तो आपको ये जांच करना है कि 2 का संबंध 1 से है क्या? है यहाँ पर? नहीं है। जब 2 का संबंध 1 से नहीं है तो इस कंडीशन में यह आपका संक्रामक संबंध नहीं होगा। ठीक, ओके ओके। तो इसका डेफिनेशन, इसको आपको लिखना कैसे है डेफिनेशन में? तो डेफिनेशन के लिए मैं इसको संक्रामक को यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि नीचे लिखूँगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहले संक्रामक के लिए आपको क्या लिखना है डेफिनेशन में? जैसे हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। संक्रामक के लिए सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर डेफिनेशन मैथमेटिकल टर्म्स में, यदि ए का संबंध बी से है, मैं इस भाषा में लिख रहा हूँ, यहाँ से कौन से फार्म में लिख रहा हूँ? मैं इस फार्म में लिख रहा हूँ। इस फार्म में भी लिख सकते हैं या इस फार्म में भी, मैं इस फार्म में लिख रहा हूँ। ए का संबंध यदि बी से है व बी का संबंध यदि सी से है, तब यदि ए का संबंध सी से हो जाए तब यह संक्रामक संबंध होगा। संक्रामक संबंध होगा, ऐसे आपको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक समुच्चय लिख रहा हूँ और फिर उसके अवयव को लिख रहा हूँ, और उसके लिए आप बताइए क्या यह स्वतुल्य है, और उसी संबंध के लिए मैं जांच करना है कि स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है। ठीक है ना। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, इसी पर लिख देता हूँ ताकि अच्छा रहेगा। यदि एक समुच्चय ए है जिसके अवयव हैं 1, 2 और 3, ठीक है ना, इसके बीच में जो संबंध है वो कुछ इस प्रकार है कि 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से है, फिर 1 का संबंध 2 से है और फिर 2 का संबंध 1 से है। तो सबसे पहले आप देखिए क्या यह संबंध स्वतुल्य है, क्या यह संबंध संक्रामक है और क्या यह संबंध सम्मित है। यदि तीनों हैं तो उस कंडीशन में इस संबंध को हम लोग कहेंगे कि यह समुच्चय तुल्यता संबंध को रखता है। तुल्यता लिखे ही नहीं है, जिसे इंग्लिश में इक्विवेलेंट रिलेशन बोलते हैं। ठीक है ना। कब? जब वो समुच्चय तीनों के तीनों संबंध को रखता है तो उस कंडीशन में हम कहते हैं यह समुच्चय हमारा तुल्यता संबंध को रखता है। ठीक है ना। यहाँ देखिए कितने अवयव हैं? 3 अवयव, यानी कि खुद का अगर खुद से संबंध है तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग स्वतुल्य संबंध कहेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से है क्या? 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, तो यह तो आपका स्वतुल्य है।
और उसके बाद से सममित में क्या बताया कि सबसे पहले स्वतुल्य वाले एलिमेंट को छोड़ दीजिए, बाकी एलिमेंट के लिए चेक कीजिए कि ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध भी 1 से होना चाहिए। यहाँ मैं स्वतुल्य के लिए छोड़ दिया, 1 का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध भी 1 से होना चाहिए, है क्या, 2 का संबंध 1 से है तो यह आपका सममित भी होगा। तीसरे में मैंने आपको बताया है यदि आपके पास 3 या 3 से अधिक अवयव हैं तो आपके लिए सबसे पहले ये जांच करना है कि ए का संबंध अगर बी से है और बी का संबंध सी से है तो ए का संबंध भी सी से होना चाहिए। यहाँ देखिए, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, स्वतुल्य वाले एलिमेंट को छोड़ देंगे, बाकी इन एलिमेंटों के लिए जाँच करेंगे कि यह हमारा संक्रामक है या नहीं है। यहाँ देखिए 1 का संबंध 2 से है, फिर 2 से शुरू होने वाला कोई अवयव है क्या, हाँ है ना, इसको छोड़ देना है। फिर आपको देखना है कि 1 का संबंध 1 से है क्या, 1 का संबंध 1 से है तो यह संबंध हमारा संक्रामक संबंध हो गया। इस प्रकार यह संबंध स्वतुल्य को भी रख रहा है, सममित और संक्रामक संबंध को भी रख रहा है, तो यह समुच्चय वास्तव में तुल्यता संबंध को रखता है। ठीक है ना, ओके। मुझे लगता है कि यह आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि कम से कम शब्द में कम से कम समय में हमने इसको कैसे परिभाषित किया और इसका डेफिनेशन कैसे लिखा, बहुत ही ईजी वे से आप लोगों ने इसको पढ़ा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं अच्छे से अच्छे आपको समझा पाऊँ, अच्छे से कम शब्दों में आपको मैं बता पाऊँ पूरी कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक मिलते हैं अब इसके प्रश्नावली पर, लेकिन उससे पहले हमें कुछ एग्जाम्पल करना है, तो वह एग्जाम्पल हम सबसे पहले करेंगे और उसके बाद से हम प्रश्नावली पर चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।